ओके स्टूडेंट्स, मैं सुनील दुबे हंसध्वनि आईएएस की आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक दशा और दिशा में होगी। निश्चित रूप से हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना त्रासदी से ग्रसित है, लेकिन ये लॉकडाउन का ये फेज इसने हमें एक अवसर भी प्रदान किया है, एक समय भी दिया है। तो बेशक कि एक इकोनॉमिकल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड है और हम सब लोग उससे प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लाइफ में सबसे बेहतर ये है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है और आगामी परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारी के लिए पर्याप्त समय है और आप वो कर सकते हैं। और हंसध्वनि आईएएस का ये प्रयास है कि आपको सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से प्रदान की जाए। तो ऐसे में आपको मेरा भी सहयोग करना होगा। आप वीडियो को जब भी देखें तो कम से कम एक सब्सक्रिप्शन जरूर करें और एक सब्सक्राइब के लिए लोगों को प्रेरित करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरा उत्साह बना रहे और मैं समय दर समय आपको क्रमबद्ध तरीके से ऐसी ही चीजें प्रोवाइड करवाता जाऊं। जैसा कि आपको पता है कि हंसध्वनि आईएएस का मोटो ही है कि पढ़े नहीं आत्मसात करें। तो आत्मसात कैसे करेंगे? आत्मसात करने के लिए जब ऑन क्लास फेस टू फेस फ्लेवर क्रिएट होता है, फेस टू फेस क्लास का फ्लेवर क्रिएट होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी, तब चीजें आत्मसात होती हैं। और यही हंसध्वनि आईएएस का प्रयास रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्ट्रेटजी ही है कि व्हाइट बोर्ड को ब्लैंक रखो, जो भी करना है वो ऑन क्लास करना है, कुछ भी प्रीडिफाइंड नहीं है। और इस ऑन क्लास वर्क के साथ ही आपके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट होगा, एक विषय का बोध क्रिएट होगा। अरे यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन मेरा ये उत्साह आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके व्यूज, आपके शेयर पर भी निर्भर करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखते हैं कि हमारा रनिंग टॉपिक क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारा रनिंग सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन इस क्लाइमेटोलॉजी के किस सेक्शन को हमने कंप्लीट किया है, इसका एक जनरल रिकैप लेते हैं। तो देखते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण, इस टॉपिक को हमने क्लियर किया। और इसमें हमने क्या देखा था? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ऊर्ध्वाधर वितरण देखा और क्षैतिज वितरण देखा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर देखें कि क्षैतिज वितरण क्या बताता है कि तापमान की स्थिति भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है। तो क्या होती है आपको पता है, वो मैंने पूरा डिटेल किया है। लेकिन अब यहां पर आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक समझ अगर क्रिएट करनी हो तो हम क्या कहेंगे कि उस वितरण को अगर एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाए, एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाए, तो टॉपिक बनता है तापीय पेटियां। तापीय पेटियां। और इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? थर्मल बेल्ट्स। थर्मल बेल्ट्स। तो आज का टॉपिक हमारा किस चीज पर है? थर्मल बेल्ट्स पर है। तो स्टूडेंट यहां पर इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि थर्मल बेल्ट को अन्य किसी नाम से भी जानते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान रखना है। इसको हम लोग तापमान का क्षेत्रीय विभाजन, विभाजन इस नाम से भी जानते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इस नाम से भी जानते हैं। मैं नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट आपको यह जानना जरूरी है कि इस एक पार्टिकुलर टॉपिक को किन किन भिन्न नामों से जानते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर
पेपर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन जब निर्मित होते हैं तो उनको एक डिफरेंट आयाम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमें उस टॉपिक की पूरी समझ है कि इसको इस नाम से भी रखा जा सकता है, इस नाम से भी, तो हम निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे। और इसका एक नामकरण और भी रखा जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं कि जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग कटिबंधीय विस्तार, किसका? तापमान का कटिबंधीय विस्तार के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के इतने तो नामकरण हो गए। तो मैंने बताया कि ये जो थर्मल बेल्ट्स हैं, दरअसल ये हैं क्या, इनका जो नामकरण किया गया तो फर्क क्या पड़ा, क्योंकि हमने तो पहले क्षैतिज वितरण पढ़ा है। स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा समझना है, लॉजिकल ढंग से समझना है कि क्षैतिज वितरण तापमान का जो हो रहा है, तो अगर उसको एक नाम दे दे, अगर उसको एक पहचान दे दे, तो वो हमारा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? बेल्ट के रूप में हो जाएगा। यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रीय जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शब्द लगाया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्रीय शब्द आते ही एक निश्चित कटिबंध, एक निश्चित अक्षांशीय विस्तार का एक नामकरण कर देना। तो नामकरण किस आधार पर कर देना? तापमान के आधार पर कर देना। तो स्टूडेंट्स देखें, तापमान के आधार पर जब हम नामकरण करेंगे, स्टूडेंट इन चीजों को आप लिखते जाएं, क्योंकि आज कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्पेस हमारे पास सीमित है। तो आप उन चीजों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि मैं इधर इसको वाइप भी करूंगा। तो अब स्टूडेंट समझें इस बात को कि तापमान के आधार पर एक निश्चित अक्षांशीय क्षेत्र को, अर्थात कटिबंध को, हम लोग एक नाम दे देते हैं। तो नाम का आधार हमारा क्या हुआ? उस क्षेत्र विशेष पर तापमान के वितरण से हुआ। उस क्षेत्रीय विशेष पर तापमान का जो वितरण है, उसके आधार पर हम उसका नाम देते हैं। तो इसके नामकरण में हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, 6 की क्लासेस में पढ़ा है। उन चीजों को पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि वर्तमान समय में इसमें क्या कुछ परिवर्तन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो देखते हैं, पहले स्टूडेंट हम लोग लिख के देखते हैं, फिर उसके बाद चित्र के माध्यम से उन चीजों, सारी चीजों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अभी यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी ये थर्मल बेल्ट्स हैं, ये जनरली डिवाइड है कितने पार्ट में? तो हमने देखा, एक तो हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, इस ट्रॉपिकल जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर उसके बाद हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट जोन। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखें स्टूडेंट, इनका विस्तार क्या है? तो ऐसे समझें, इनकी एक एक खूबियां हैं। अभी मैं उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा आज की क्लास में, लेकिन सर्वसाधारण ढंग से सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र अर्थात 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा तक की रेंज को एडॉप्ट किया गया है। तो अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ एंड साउथ का मतलब क्या हो गया कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर और 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर तक का ये जो क्षेत्र होगा, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन कहलाता है।
फिर हम लोग देखते हैं कि टेम्परेट जोन का जो एक्सपेंशन है उसको कहां तक लिया गया है, तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये ध्यान रखना है, नॉर्थ एंड साउथ ये क्षेत्र बनता है हमारा टेम्परेट जोन का। अब हम लोग देखते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन को 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अर्थात पोलर रीजन तक, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये एक्सपेंशन हो गया, ये इसका डिवीजन हो गया। अब स्टूडेंट हमें इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से चीजों को समझना है, तो निश्चित रूप से ये चीजें आप नोट कर ले अपनी नोटबुक में, क्योंकि इन सबको मिटाना पड़ेगा, तब स्पेस होगा। सीमित स्पेस है हमारे पास और कंटेंट बहुत ज्यादा विस्तारित होने वाले हैं। तो मैं इनको आई थिंक रब कर दूं, आपने नोट कर लिया। अब इन्हीं चीजों को हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे, अपनी पृथ्वी पर इन अवस्थितियों को अच्छे से समझेंगे। और स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आज की क्लास में पूरी तन्मयता से देखिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखना शुरू किया है उनसे मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है, बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे, दौड़ा दौड़ा के नहीं देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है जो ज्योग्राफी के परसेप्शन पर बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अब पहले हम एक पृथ्वी बनाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। तो स्टूडेंट देखें, भूगोल कहता है कि भूगोल पृथ्वी गोल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति में भूगोल ये आता है ना, गोल गोल, पृथ्वी गोल गोल तो बन गया भूगोल, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। तो क्या है, हर एक बात को समझाऊंगा, फिर एक कंप्लीट चित्र आपके सामने बनाऊंगा। अभी छोटी छोटी चित्र बनाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें मुझे समझानी है। तो आज वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि नहीं, ये गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है, ध्रुवों पर चपटी है पृथ्वी हमारी, ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी चपटी हुई है। ठीक है, तो इसका आकार जो बनता है क्या बनता है, जियोइड बनता है। जियोइड आकार की हमारी पृथ्वी है। तो जियोइड आकार की पृथ्वी, ये तो इसका आकार हो गया, लेकिन ये अपने आकार में कुछ खूबियां भी धारण करती है, वो भी समझें। अभी मैं एक परफेक्ट आपके सामने पृथ्वी का चित्र बनाऊंगा, लेकिन हर बात को समझें। तो ये तो हमने गोल से इसको अंडाकार कर दिया। अब अंडाकार करने के बाद ये देखें तो ये इसका पोलर एरिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कहा गया, वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा भूगोलवेत्ताओं ने वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से ये पता लगाया गया कि दरअसल ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो स्टूडेंट ये इसका एक्सिस है, अपने अक्ष पर ये क्या है, थोड़ा सा झुकाव लिए है, इंक्लिनेशन लिए है। तो इसको समझते हैं, कैसे इंक्लिनेशन लिए है, कितना लिए है। तो ये बोला गया कि इसको आप सेंटर कर दें 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री का झुकाव लिए है हमारी पृथ्वी। तो अगर मैं लैबोरेटरी में जो उपलब्ध ग्लोब रहता है, अगर उस ग्लोब को यहां मैं चित्रांकित करना चाहूं तो संभवतः आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये वही है। ऐसे ये रखा रहता है लेकिन पृथ्वी ऐसे झुकी रहती है। यस, ये क्यों है, क्योंकि ये झुकाव हमें दिखाना है 23.5 डिग्री का। अब ये झुकाव कैसे निश्चित हुआ, अगर हम इसको इनिशियली अगर इसको पोल मानते तो इसके कॉन्सेप्ट में झुक गई पृथ्वी। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, अगर इस चीज को हम एक्सिस माने, इस लाइन को एक्सिस माने, तो निश्चित रूप से हमारा 0 डिग्री जो इक्वेटर रीजन होगा वो क्या होगा, वो इक्वेटर रीजन ये होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक रही है। अब मैं पृथ्वी को झुकाता हूं, अगर मैंने पृथ्वी को ऐसे झुका दिया तो आपके दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए कि ये जो इक्वेटर की लाइन है ये भी क्या कर रही है, अपने साथ झुक जाएगी। तो निश्चित रूप से झुक जाएगी। तो
इस तरह से देखा जाए तो इक्वेटर की जो स्थिति बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इक्वेटर की स्थिति क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी। ये हमारी पृथ्वी का इक्वेटोरियल रीजन होगा, अर्थात 0 डिग्री होगा। और पृथ्वी का एक्सिस कौन सा होगा, ये होगा, दैट वुड बी द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी का एक्सिस होगा। तो इस तरह से पृथ्वी को सही ढंग से समझने के लिए ये चित्र होता है। लेकिन जनरली इन बातों को जब हम समझ लेते हैं तो एक पृथ्वी का शेप साधारण ढंग से बना देते हैं और ऐसे हम लोग इक्वेटर रीजन आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बात जानने से, इस बात को देखने से, इस चित्र को देखने से पहले आपने इस चित्र का परसेप्शन होल्ड करके रखा है पहले से, ये एजम्पशंस की जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल इनिशियल ढंग से चीजों को समझाऊंगा। तो ये हमारी पृथ्वी की अवस्थिति बन जाती है। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जिन चीजों को हमने अभी यहां पर समझा कि ताप पेटियां 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो इन 3 भागों का हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, लेकिन एक बड़े से चित्र में लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा एरिया हमें कवर अप करना पड़ेगा। और अब ये बात मान ली जाती है कि ये झुकाव की स्थिति और इक्वेटर की सिचुएशन जो मैंने बताया है, ये आपने समझ लिया है। तो एक चित्र में बड़ा सा बनाता हूं पृथ्वी का। चलिए मैं इसमें झुकाव देने का भी प्रयास करता हूं। ये है हमारी पृथ्वी, बड़ा सा। देखिए मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, इससे ज्यादा सुंदर पृथ्वी में बना भी नहीं सकता, तो आपको इतने में ही एडजस्ट करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। अब अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा, ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको अगर हम मिटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये समझने के लिए। अब इस इक्वेटोरियल रीजन में, अब इस पृथ्वी को थोड़ा सा और अगर मैं सुंदर बनाने का प्रयास करूं तो देखता हूं कि शायद कोई परिवर्तन आ जाए। तो थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आप मान के चले कि इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब तो यहां पर हमने आपको क्या बताया कि जो ट्रॉपिकल जोन है उसकी अवस्थिति क्या है, इसको हम 0 डिग्री मानेंगे। उसकी अवस्थिति क्या है, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री एक मैं लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं 23.5। इसको हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री। अब 23.5 ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, स्टूडेंट्स ध्यान रखना है इस बात की, बहुत बेसिक बात है, 6 के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इक्वेटर रीजन पृथ्वी के बीचों बीच से निकाला गया। अब ये इक्वेटर क्या करता है, इसको 2 हेमिस्फेयर में बांट देता है, 2 गोलार्धों में बांट देता है। तो ऊपर वाले गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इस दक्षिणी नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने 23.5 एक रेखा खींची। अब सदर्न हेमिस्फीयर पर भी हम लोग एक 23.5 डिग्री की एक रेखा खींच देते हैं। अब स्टूडेंट 23.5 डिग्री ये जो सदर्न खींची गई, इसका एक नामकरण दे दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझना है, फिर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर एक लाइन और खींचते हैं जिसकी
कोणीय स्थिति क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और फिर यहां पर भी हम एक लाइन खींचते हैं जिसको 66.5 बताते हैं। अब ध्यान रखना है, इस चीज को, इस लाइन को हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और इस लाइन को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इस लाइन को अंटार्कटिक कहेंगे और इसको हम लोग आर्कटिक कहेंगे। अब इसके बाद ये हमारा पोल का रीजन हो गया अर्थात 90 डिग्री। ये हमारा पोल का रीजन हो गया अर्थात 90 डिग्री। अब ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा यानी नॉर्दर्न पोल हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, इसको हम लोग सदर्न पोल कहेंगे। अब देखें स्टूडेंट, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अगर उन कटिबंधों को यहां पर रिप्रेजेंट करना हो तो ये 23.5, फिर ये 23.5 सदर्न एरिया, इतना पूरा का पूरा एरिया यहां से लेकर के ये एरिया क्या बन गया हमारा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बन गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हम 23.5 से 66.5 के बीच में अगर इस एरिया को सैड करें तो हम देखेंगे कि इस एरिया को किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और अगर इस एरिया को हम देखें तो इस एरिया को अगर मैं एक छोटी सी सैडिंग कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा ट्रॉपिकल जोन हो गया। अब देखना कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अवस्थिति यहां पर भी इसी अक्षांशीय विस्तार के बीच में पाई जाएगी। अच्छा, यहां पर शीत कटिबंध सदर्न हेमिस्फेयर पर भी इन्हीं अक्षांशीय विस्तार के बीच में पाई जाएगी। अर्थात ये रीजन हमारा क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। ये हमारा क्या हो गया? 23.5 से 66.5 के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद 66.5 से लेकर 90 डिग्री के आसपास इधर क्या हो गया? ये शीत कटिबंध हो गया। और इधर भी ये क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। किस तरफ से? सदर्न पोल पर। और ये किस पोल पर है? नॉर्दर्न पोल पर। ये सदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल। तो इस तरह से ये कटिबंधों का रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो गया। लेकिन अब इसमें चूंकि इसका आधार है तापमान वितरण, ताप इसका आधार है, टेम्परेचर इसका बेस है इस डिवीजन का, इस क्लासिफिकेशन का। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर की स्थिति क्या बनती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अब स्टूडेंट, मैं थोड़े से कंटेंट को हो सकता है मिटाना पड़े, तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा। अब देखें, जैसे ही शब्द आता है उष्ण, तो उष्ण का मतलब गर्मी, गर्मी का मतलब हीट का मतलब टेम्परेचर। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, तो वहां पर तापमान की अधिकता स्वभावतः पाई जाएगी। अच्छा, क्यों पाई जाएगी अभी इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सीक्वेंशियली समझने की कोशिश करें कि उष्ण शब्द जहां पर आया है इस कटिबंध पर, इस अक्षांशीय विस्तार पर, निश्चित रूप से क्या होगा? तापमान की अधिकता होगी। पहली बात, अगर मैं शीतोष्ण कटिबंध की बात करूं तो इसमें दो शब्द हैं, एक है शीत और एक है उष्ण। अर्थात ठंड भी है और गर्मी भी है, लेकिन ठंड की प्रभाविता है। याद रखें, शीत प्रभाविता यहां पर इस क्षेत्र में बन रही है, लेकिन उष्णता भी है। शीत प्रभाविता भी बन रही है, लेकिन उष्णता भी है। अब अगर हम देखें कि शीत कटिबंध की बात करें तो यहां पर उष्ण शब्द है ही नहीं,
उष्ण शब्द है ही नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जहां ज्यादातर ठंडी है, यहां पर ठंडी, कोल्ड, विंटर की सिचुएशन यहां पर अधिक है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। ये तो इनके शब्दों के साथ इसकी विवेचना हमने समझ ली। अब जरा देखें कि इन अवस्थितियों में रीजन क्या है। अच्छा, तो एक हमें सूर्य बनाना पड़ेगा। ये हमने सूर्य बनाया, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए सूर्य को छोटा ही बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, मैं कुछ चीजों को रब करता हूं। आई थिंक कि आप उनका ऑब्जर्वेशन समझ गए कि ये कहां पर कौन सी लाइन है। इस तरफ भी हम लोग कर सकते हैं। ये 0 डिग्री हुई, ये 23.5 हुई, ये 23.5 हुई, ये 66.5 हुई, ये 66.5 डिग्री। अब मैं यहां पर एक सीधी रेखा खींच देता हूं। अब ये सीधी रेखा क्या कर रही है, इसके सरफेस को टच करके निकल रही है। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना, ये सूर्य है हमारा, दिस इज आवर सन। ये अपनी रेज रिलीज कर रहा है। सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं। अब ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्मता से ये बात अब समझनी है कि सूर्य की किरण धरातल के इस हिस्से में पड़ी तो बिल्कुल सीधी पड़ी, कोई झुकाव नहीं है, कोई विस्तार नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। यहां पर भी कोई झुकाव नहीं, यहां से हल्का झुकाव शुरू हो जाता है। अब अगर इस क्षेत्र की किरण को मैं विस्तारित करूं तो यहां से लेके यहां के बीच में थोड़ा सा इसको अंदर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब जब अंदर गई तो इसके बीच में एक झुकाव हो गया, एक कोण बन गया। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो यहां तक ये जो रेज है इसमें कोई झुकाव नहीं, लेकिन ये जो रेज है ये अपने अंदर जैसे ही जाएगी थोड़ा सा इसमें विस्तार आएगा। अर्थात इसको अगर हम ऐसे चित्र से समझ लें कि ये एक लाइन है, तो इन जो भी किरणें इस जगह पर आएंगी वो सीधे लंबवत पड़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे किरणें ऊपर या नीचे की ओर जाना शुरू करेंगी तो इनमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, झुकाव हो रहा है। ध्यान रखना, इनमें एक एंगल बन रहा है, ये किरणें झुक रही हैं। क्यों झुक रही? क्योंकि यहां पर पृथ्वी का शेप कैसा है, अंडाकार है, और इस अंडाकार शेप की वजह से ज्यादा स्पेस इनको कवर करना पड़ता है। जब अब ध्यान रखना, अब इन जगहों पर देखिए, बिल्कुल यही चीज मैंने अलग से छोटे और एक इतने से स्फेयर में एक छोटे से भाग में रिप्रेजेंट किया कि आप बात को समझ लें। ये सन रेज है, ये आने वाली सन रेज है। अब जब यहां पर ये सीधे पड़ी तो निश्चित रूप से इनसे मिलने वाला इंसुलेशन क्या होगा, तीव्र होगा। अब जब ये झुकाव लेंगी, अंदर की ओर जाएंगी, इस सरफेस पर टकराएंगी, तो इनमें क्या होगा, क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा हो जाएगा। अर्थात ये किरण ज्यादा क्षेत्र तक विस्तृत होगी। ज्यादा क्षेत्र तक जब विस्तृत होगी, फैलेगी, तो ये इसमें फैलाव जब आएगा तो इसकी इंटेंसिटी जो है, जो इसमें होल्ड होने वाली ऊष्मा है, इंसुलेशन है, वो बिखर जाएगा, उसमें बिखराव होगा, अर्थात उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से देखें, अगर इस क्षेत्र की रेस को देखें तो इसको बहुत फैलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा झुकाव है इसमें। अब ये झुकाव इतना ज्यादा हो गया कि लगभग लगभग बहुत कम मात्रा में इससे मिलने वाला इंसुलेशन होगा। और अगर मैं यहां पर की रेस देखूं तो लगभग लगभग इसका झुकाव समानांतर हो गया। यस, यही बात तो आपको समझनी है यहां पर कि सूर्य की अवस्थिति जैसे ही इक्वेटर रीजन से आगे और पीछे जाती है तो किरणों का एक झुकाव बनता जाता है, और ये जो रेज का इंक्लिनेशन है ये इसके इंसोलेशन पर इफेक्ट डालता है, इसके इंसोलेशन पर इफेक्ट डालता है। तो अब आप देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना कि सूर्य और पृथ्वी, परमात्मा एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है, उससे बड़ा आर्किटेक्ट इस धरती पर कोई नहीं है। तो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने क्या किया कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा सामंजस्य तैयार किया है, एक ऐसा सामंजस्य तैयार किया है कि
सूर्य की स्थिति, सूर्य के किरणों की स्थिति भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर बिल्कुल लंबवत रहे, क्योंकि यहां पर इसका आकार क्या है, ऐसे है, ये तरह अंडाकार स्थिति है, ओवल शेप में है। लेकिन ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर ऐसा 12 महीने हो तो ऋतुगत परिवर्तन नहीं होंगे, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की एक बरस के मौसम चार इनका अनुभव नहीं होगा। तो परमात्मा ने किया क्या कि पृथ्वी को हल्का सा झुका दिया, अपने अक्ष पर झुका दिया। अब जब अपने अक्ष पर झुका दिया तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि सूर्य की लंबवत किरणों का क्षेत्र एक निश्चित दशा पर दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ गया, और अगर इसी पृथ्वी को मैं उठा के इधर कर दूं तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अर्थात इस क्षेत्र पर सूर्य की लंबवत किरणें बढ़ जाएंगी। तो सूर्य की लंबवत किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाएंगी तो इसी को तो हम बोलते हैं सूर्य की उत्तरायण स्थिति, और जब दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति बढ़ जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणायन की स्थिति। तो इसके झुकाव की वजह से पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और अपने कक्ष पर झुकाव, अपनी ऑर्बिट पर भी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इन दोनों झुकाव की वजह से होता क्या है, सूर्य का आभासी गमन होता है। बहुत अच्छा शब्द है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सूर्य का गमन कहीं नहीं होता, सूर्य ना तो उत्तर जाता है ना तो दक्षिण जाता है, बल्कि पृथ्वी के झुकाव, अक्षीय और कक्षीय झुकाव की वजह से, पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय झुकाव की वजह से तथा रोटेशन और रेवोल्यूशन जैसी मोशन की वजह से क्या होता है कि इस सूर्य का आभासी गमन होता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर पर। इस आभासी गमन का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत प्रभावी होंगी, लंबवत प्रभावी होंगी तो वो दक्षिणायन की स्थिति होगी, और एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत प्रभावी होंगी तो वो उत्तरायण की स्थिति में होगी। तो उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध पर इसका मतलब इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा तो गर्मी ज्यादा मिलेगी। यस, अगर दक्षिणायन की स्थिति है तो दक्षिणी गोलार्ध में इंसोलेशन अधिक मिलेगा, ठीक है, इंसोलेशन अधिक मिलेगा तो होगा क्या, गर्मी अधिक होगी, तापमान हमारा अधिक होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसका आभासी गमन, सूर्य का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आभासी गमन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इतने के ही बीच में रहता है। ये बात विशेष ध्यान समझना है, इतने के ही बीच में रहता है, इतने के बीच में। तो अब एक स्थिति आती है कि सूर्य हमारा इक्वेटर पर बिल्कुल सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट, सूर्य की किरणें 12 महीने लंबवत चमकती हैं, ऐसा ही हमने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। दरअसल सूर्य के आभासी गमन से जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति है तो दक्षिणी क्षेत्र पर ये जो 23.5 का क्षेत्र है, यहां पर लंबवत किरणें नहीं पड़ रही हैं, लेकिन यहां पड़ रही हैं, इक्वेटर पर पड़ रही हैं। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध पर जब सूर्य गमन करता है उत्तरायण की स्थिति में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जब आया तो उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर पर तो लंबवत है, लेकिन इक्वेटर के बाद उसकी लंबवत स्थिति नहीं रह जाती। लेकिन अगर सूर्य हमारा उत्तरायण गया तो उत्तर में फिर 23.5 तक लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं। तो ये सीक्वेंस है पूरा। तो 23.5 तक नॉर्थ एंड साउथ जो सूर्य का मूवमेंट है, उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थिति बनती है, तो इससे इस बेल्ट पर तापमान प्रभाविता अधिक रहती है। यस, तापमान प्रभाविता अधिक रहती है, तो यहां पर उष्णता अधिक रहेगी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य की किरणें 23 डिग्री से 66 डिग्री की ओर जब चल रही हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ज्यादा स्पेस इनको कवर अप करना पड़ रहा है, इनके बीच में एक दूरी है, मतलब झुकाव है। तो ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव लिए हुए है, तो इससे आने वाला इंसोलेशन हमारा कम होगा।
लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि केवल ठंडी ठंडी हो, गर्मी हो ही नहीं। तो अब ये बताया गया कि नहीं नहीं, थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी सी गर्मी, तो थोड़ी ठंडी ज्यादा और गर्मी कम, तो इस क्षेत्र का क्या नाम रख दिया गया? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब स्टूडेंट जरा देखें कि अगर हम पोल की बात करें तो पोल की स्थिति क्या हो रही है? पोल पर सूर्य से आने वाली किरणें लगभग समानांतर हैं। इनके बीच का बनने वाला जो कोण है वो भी क्या है? लगभग लगभग समानांतर। अगर इस रेखा से मैं कोण बनाऊं तो लगभग समानांतर हो गया है। जब इतना झुकाव हो गया है सूर्य की किरणों का, तो निश्चित रूप से उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? ना के बराबर होगी। आने वाला जो सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, ना के बराबर होगा। तो इस क्षेत्र पर टेम्परेचर की भी स्थिति क्या होगी? बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तो यहां पर ठंड ठंड ही स्थिति बनेगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिज्ड जोन। तो ये फ्रिज्ड जोन की हमारी स्थिति हो गई। ये हो गया फ्रिज्ड जोन। तो ये शीत कटिबंध की अवस्थिति हो गई। तो स्टूडेंट सामान्यतः इन थर्मल बेल्ट्स के बारे में आपने जान लिया, लेकिन स्टूडेंट एक चीज ये भी समझना है कि ये जो जनरल अप्रोच डिवीजन का है, क्या ये आज भी सर्वमान्य? हाँ ठीक है, लेकिन एक स्तर तक इसमें वेरिएशन आया है। तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी जाके इसकी विवेचना को समझना पड़ेगा। अच्छा, तो एडवांस लेवल पर हम जाएंगे तो क्या देखेंगे? इसके डिवीजन्स में और भी सब डिवीजन आ जाएंगे। तो वो सब डिवीजन का आधार क्या होगा? दरअसल स्टूडेंट्स, इन ताप पेटियों के अलावा जब जलवायविक और बायोम का विभाजन किया जाता है तो कुछ अन्य अक्षांशीय पेटी का नाम आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तो हमने केवल 3 ही चीज सीखी, अब 3 के उन सब कैटेगरीज को सीखते हैं। दरअसल मॉडर्न डिवीजन के तहत वही चीजें आती हैं जो अब आपको पढ़नी है। वो मॉडर्न डिवीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि उसका डिवीजन किस आधार पर किया गया है। तो अगर मैं इस चित्र को बरकरार रखने दूं, नहीं, आई थिंक मुझे इसको बरकरार नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुझे इसको मिटा ही देना चाहिए, और फिर से ये पुनः बनेगा तो अस्तित्व में आ ही जाएगा और आप समझ ही लेंगे। अब तो आपने समझ ही लिया है। अब स्टूडेंट देखें, मैंने आपको पहली चीज बताई कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात ये जो हमारा ट्रॉपिकल है। स्टूडेंट मेरे साथ इन चीजों को आप नोट भी कर लीजिएगा। मैंने बोला है कि थोड़ी देर में कंटेंट को मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि स्पेस हमारे पास लिमिटेड है। ये ट्रॉपिकल जोन है। तो इस ट्रॉपिकल जोन को अन्य छोटे छोटे भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो इसमें से सबसे पहली चीज है विषुवत रेखीय क्षेत्र। बिल्कुल, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इसको हम लोग इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। अब इस इक्वेटोरियल रीजन के बाद एक और आता है अंतरा, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस चीज के लिए हम लोग क्या शब्द लगाते हैं? इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल जोन, इंटर ट्रॉपिकल जोन। और तीसरा जो है उसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसी को लिखते हैं। अर्थात जो ट्रॉपिकल, अब हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखेंगी। जो मॉडर्न डिवीजन है एडवांस लेवल का, वो केवल आपको ये नहीं समझना है कि नहीं नहीं इतनी से इतनी डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, बल्कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बजाय
इन तीन चीजों को समझना होगा। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन की जो स्थिति है, अब स्थिति है वो क्या है, इसको पहले समझें कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये विषुवत रेखी। अभी एक एक क्षेत्र की विशेषता आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, धैर्य से क्लास को करते जाएं। विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र को हम लोग 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रखते हैं। फिर अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल जोन को हम लोग 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की अवस्थिति पर रखते हैं। फिर जो हमारा अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आया, ये 10 डिग्री से 23-23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की अवस्थिति में ये आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सामान्यतः हमारा, जिस रीजन को अभी हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की पेटी में पढ़ा था 0 से 23.5 डिग्री, दरअसल वो इन तीन पेटियों में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है, क्यों ऐसा किया है हमने? क्योंकि हमने नहीं किया है, भूगोलवेत्ताओं ने आपको बताया है कि जलवायविक विशेषता होगी, कुछ मौसमी दशाएं यहां पर ऐसी हैं कि इसका डिवीजन करना, इसका सब डिवीजन करना अनिवार्य हो गया था। तो हमें इस ढंग से समझना है। तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल, अभी मैं चित्र से समझाता हूं इस चीज को, इक्वेटोरियल रीजन है। स्टूडेंट इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डोलड्रम, डोलड्रम की पेटी। ये डोलड्रम की पेटी का अर्थ क्या है अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, लेकिन पहले इस डिवीजन को समझ लें, इस पूरे डिवीजन को समझ लें। तो मैं इसको मिटाऊंगा इससे पहले कि आप अपनी नोटबुक में इन चीजों को नोट कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर ले, आई होप कि आपने नोट कर लिया। अब हम लोग दूसरा, अभी जो हमने पढ़ा था उसका दूसरा डिवीजन क्या देखा था, उसको हम लोगों ने बोला था शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमने बोला। दरअसल ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक को हम लोग बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके बाद दूसरे हिस्से को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके बाद के हम बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी अब स्थिति क्या है, सब ट्रॉपिकल की जो अब स्थिति है, हमने क्या पढ़ा अभी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अवस्थिति क्या है, 23.5 से लेकर के 66.5 तक। तो अब इसी को दो हिस्से में हम लोग बांट देंगे। सब ट्रॉपिकल की जो स्थिति बनती है वो बनती है 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, या यूं कहें कि 45.5, कहीं कहीं आपको 46 डिग्री भी आएगा। तो इन डिग्री से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लगभग की स्थिति बनेगी नॉर्थ एंड साउथ। अब हम लोग टेम्परेट की जो बात करते हैं, दरअसल यही जो टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन आधुनिक विभाजन में 45 डिग्री से लेकर के 66.5 नॉर्थ एंड साउथ की स्थिति में प्राप्त होता है। यस। अब स्टूडेंट एक और नई संकल्पना मैं आपको बताता हूं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसा कि हमने देखा कि ये दो हिस्सों में इसका नामकरण किया गया, तो इनके लिए एक नामकरण की पद्धति और अपनाई जाती है। वो क्या है, वो है वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जोन एंड कोल्ड टेम्परेट जोन,
कोल्ड टेम्परेट जोन। अब देखें, ये वार्म टेम्परेट जोन क्या हो सकता है? ये वही हो सकता है जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, बहुत अच्छे से भी चित्र में इन चीजों को समझाऊंगा। अब यहां पर देखिए, ये जो कोल्ड टेम्परेट जोन रखा गया, ये दरअसल यही है वो टेम्परेट जोन, अर्थात 45 to 60.5 की जो लोकेशन है उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेट जोन के अंतर्गत रख लेते हैं। चलिए ठीक है, इन चीजों को हमने रख लिया। अब अगले की बात करते हैं। एक बार डिवीजन करता हूं, फिर अभी चित्र के माध्यम से एक एक की अब स्थिति के साथ साथ एक एक क्षेत्र की विशेषता की भी चर्चा हम करेंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको बहुत धैर्य से क्लास करनी है। अगर किसी भी सेक्शन को हंसध्वनि आईएएस के किसी भी शिक्षक ने उठाया है तो उद्देश्य यही है कि उसको इस ढंग से डिस्क्राइब करना है कि उसका एक भी डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए, एक भी संभावित क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ही क्या है? पढ़े ही नहीं, आत्मसात करें। तो आई थिंक मैं आपको आत्मसात करवा रहा हूं और आप आत्मसात कर रहे हैं। तो एक जो तीसरी बात है वो क्या है? हम लोगों ने देखा था शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, अब सामान्यता देखिए, ये एक जलवायुविक विशेषता के साथ मैंने क्या बोला है कि बायोम विशेषता, बायोम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी इन चीजों को जोड़ा गया है। वो मुद्दा अलग है, जब वहां पर चलेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर इन शब्दों को आपको केवल थर्मल बेल्ट के डिवीजन के रूप में समझ के रखना है, थर्मल बेल्ट्स के डिवीजन के रूप में समझ के रखना है। तो इस शीत कटिबंधीय क्षेत्र को हम लोग पुनः टैगा, टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र, टैगा क्षेत्र, टुंडा क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र, इन नामों से जानते हैं। तो इसकी अवस्थिति हमारी क्या बनेगी कि 66.5 डिग्री से लेकर के लगभग इसकी अवस्थिति हमारी 75 डिग्री तक की बनती है। टुंड्रा की जो हमारी अवस्थिति बनती है वो 75 डिग्री से लेके 85 डिग्री के आसपास बनती है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आसपास शब्द मैंने लगभग, अप्रॉक्स, ये शब्द बार बार यूज करूंगा क्योंकि अलग अलग विद्वानों में थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आता है, निश्चित रूप से उनमें वेरिएशन आता है, पर आपको इन चीजों को लगभग की अवस्थिति में समझना है। अब देखें, ये 85 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास की जो बेल्ट होगी वो ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से शीत कटिबंध को इतने ढंग से डिवाइड किया गया। अब स्टूडेंट, इस चीज को समझाता हूं मैं आपको चित्र के माध्यम से। फिर से हम एक पृथ्वी का निर्माण करेंगे। तो इस बात का भ्रम बिल्कुल नहीं रखेंगे कि पृथ्वी के निर्माण करते ही हम परमात्मा बन गए, क्योंकि हमने तो एक पृथ्वी का निर्माण कर लिया। तो आइए देखते हैं कि एक पृथ्वी का निर्माण हमने कर लिया। ये पृथ्वी अपनी धुरी पर वैसे ही 23.5 झुकी हुई है, मैंने इसको झुका दिया है। तो भी मैं परमात्मा नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसको झुका दूं, केवल बोर्ड पर ही झुकाने की ताकत रखता हूं। तो ये इसका इक्वेटोरियल रीजन हो गया। अब आप देखो, हमने आपको क्या बोला कि ये 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री, ये जो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक की अवस्थिति है, ये क्या है? हमारी डोल ड्रम की अवस्थिति है। तो इसको मैं यहां पर हम 5 डिग्री बना करके एक छोटी सी पेटी खींच देते हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ। ये पेटी हमारी क्या हो गई? डोल ड्रम की पेटी हो गई। इसका नाम क्या रखा गया? डोल ड्रम रखा गया। और इसी का पहला विभाजन जो है वो क्या रखा गया? विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। अब स्टूडेंट, इसके डोल ड्रम कहने के पीछे कारण क्या है? ध्यान से सुनेंगे इसकी विशेषता को। अब मैं इसकी एक एक विशेषता लिखवाता जाता हूं। एक एक विशेषता को आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, जैसे ही मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही लिखते चले जाएं। मैंने अभी आपको क्या दिखाया था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सदैव और सदैव लंबवत रहती हैं, लंबवत रहती हैं। जब लंबवत रहेंगी तो तापमान उच्च रहेगा,
क्योंकि किरणें सीधे पड़ रही हैं और इंसोलेशन अधिक मात्रा में आएगा। यस, तो इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वर्ष भर उच्च तापमान, वर्ष भर उच्च तापमान की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। इसके बाद देखिए, जब उच्च तापमान यहां पर रहेगा तो तापांतर में फर्क पड़ेगा। कैसे? अब आप देखना, यहां पर ध्यान समझना कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर है इसमें तापमान अधिक है और वर्ष भर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, तो इसका मतलब जो ऋतुगत परिवर्तन कम होंगे, और जब ऋतुगत परिवर्तन कम होंगे तो वार्षिक तापांतर में आपको फर्क देखने को मिलेगा। वार्षिक तापांतर में, अर्थात वार्षिक तापांतर क्या होता है कि किसी शीतकालीन ऋतु में निम्नतम तापमान और ग्रीष्मकालीन ऋतु में प्राप्त होने वाला उच्चतम तापमान के बीच के अंतर को हम लोग वार्षिक तापांतर कह देते हैं। तो यहां पर वार्षिक तापांतर तो निम्न होगा क्योंकि सालों भर उच्च मात्रा में इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है, हाई टेम्परेचर है। अच्छा, तो ये हमारा उच्च तापमान। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान समझिएगा, इसके डोलड्रम नाम रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, ये एक शांत पेटी है। शांत पेटी किस बात के लिए है? यहां पर जो टर्बुलेंसेस है वो बहुत कम है, अर्थात तेज मात्रा में हवाएं नहीं चलती। अब आप कहेंगे कि टर्बुलेंसेस यहां पर कम कैसे हैं? क्योंकि तापमान तो उच्च है, तापमान उच्च है तो वाष्पीकरण उच्च होगा, निश्चित रूप से वाष्पीकरण उच्च होगा, लेकिन तापमान उच्च होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि संवहनिक क्रियाएं अधिक हो जाती हैं और हवाएं बिल्कुल शांत होकर के ऊपर की ओर उठती हैं, ऊर्ध्वगमन करने लगती हैं, ऊर्ध्वगमन करने लगती हैं। और ध्यान रखना स्टूडेंट, आगे चल के दाब पेटियां जब मैं पढ़ाऊंगा, दाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट के साथ साथ हम लोग हवाओं को पढ़ेंगे, विंड सिस्टम को पढ़ेंगे, तो देखेंगे वहां पर कि व्यापारिक पवने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक निश्चित अवस्थिति से आकर के आपस में मिलती हैं। तो जहां पर वो मिलती हैं, जैसे इधर से ये आई मिली, यहां पर ये आई मिली, तो ये कन्वर्जेंस जोन बनेगा, ITCZ की अवस्थिति बनेगी। तो जब ये कन्वर्जेंस जोन बढ़ेगा तो यहां से पवने आपस में, दो पवने ऐसे आई और यहां टक्कर की और ऊपर की ओर उठ गई, ऊपर की ओर उठ गई। तो यहां पर पवनों के ऊर्ध्वगमन की स्थिति अनुकूल हो जाती है। तो इसीलिए ये पेटी शांत होगी, क्योंकि जब कोई भी स्थान अशांत कब होगा? जब पवनों का प्रवाह क्षैतिज वेगमान हो, और क्षैतिज पवनों का प्रवाह वेगमान, जब क्षैतिज पवन प्रवाह होगा और निम्न दाब और उच्च दाब की स्थिति अधिक बनेगी, तब हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर पवनें चलती हैं, तो वहां पर टर्बुलेंसेस की स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन ये चूंकि एक शांत पेटी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डोलड्रम रखा गया। हमने देखा कि यहां पर वर्ष भर उच्च तापमान रहेगा, डोलड्रम की स्थिति रहेगी। और मैंने क्या बोला कि यहां पर वार्षिक एवं दैनिक तापांतर भी कम होता है, वार्षिक और दैनिक। अब दैनिक तापांतर क्या है कि जैसे हम लोग हैं, अगर मान लीजिए हम 23.5 डिग्री के आसपास हैं, तो जब गर्मी का दिन हो या ठंड का दिन हो, तो दिन के समय में उच्चतम तापमान और रात के समय में न्यूनतम तापमान के बीच में ज्यादा फर्क होता है, लेकिन इस जगह पर ऐसा नहीं है। तो वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर की स्थिति भी विषुवत रेखीय क्षेत्र अर्थात डोलड्रम की पेटी में कम होगा। संवहनिक धाराएं यहां पर चलेंगी, संवहनिक धाराएं यहां पर चलेंगी। तो इसकी एक विशेषता में हम क्या देख रहे हैं? संवहनिक धाराएं भी यहां पर चलेंगी। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर एक मजेदार चीज, उसको भी आप दिमाग में रखें, ऋतुगत परिवर्तन नहीं है, ऋतुगत परिवर्तन स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अर्थात
अब आप देखो, एक बरस के मौसम चार हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन वहां पर स्पष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत उस क्षेत्र पर पड़ रही हैं। वर्ष भर उच्च तापमान है, तापमान की समान स्थिति है, तो ऋतुगत परिवर्तन वहां पर ना के बराबर होते हैं। तो इतनी स्पष्टीकरण और इतनी विशेषताओं के साथ ये हमारी पेटी है। तो अब हम लोग इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगली पेटी की ओर अगर बढ़े, तो हमने उसका नाम क्या दिया? उसको हमने क्या बताया? उसकी अवस्थिति हमने दिखाई 5 से 10 डिग्री। अब अगर हम 5 से 10 डिग्री के इस क्षेत्र को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में अगर हम देख लें, तो मैंने इसके लिए शब्द यूज क्या किया? अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल जोन, इसके लिए यह शब्द यूज किया गया, इंटर ट्रॉपिकल जोन। इस इंटर ट्रॉपिकल जोन में अब क्या होता है, ध्यान रखना है स्टूडेंट, 5 डिग्री के बाद थोड़ा सा किरणों का झुकाव होगा। जब थोड़ा सा किरणों का इस तल से इस तल की ओर हल्का सा झुकाव होगा, तो निश्चित रूप से तापमान में कमी परिवर्तन आएगा। कमी या ज्यादा, मतलब तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। कभी कभी स्थिति आएगी तापमान में थोड़ी सी कमी भी आएगी। जब तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी, तो वायुमंडलीय दशाओं में भी फर्क पड़ेगा। तो वायुमंडलीय दशाओं में जब फर्क पड़ेगा, तो यहां पर ऋतुगत परिवर्तन थोड़े से स्पष्ट हो जाएंगे। यहां पर की स्थिति क्या हो जाएगी? ऋतुगत परिवर्तन में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आएगा। तो इस पेटी की खास बात जो है वो यही है कि इसमें ऋतुगत परिवर्तन थोड़ी मात्रा में स्पष्ट है। ध्यान रखना, यहां पर थोड़ी मात्रा में स्पष्ट होते हैं और बाकी सारी दशाएं सेम होती हैं। तो इसीलिए इसका शब्द में इसका एक नामकरण भिन्न क्या किया गया? इंटरट्रॉपिकल जोन। अब देखिए, अब एक लाइन और खींच देते हैं और इसको 23.5 बना देते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर। अब ये जो बेल्ट बनी, दरअसल ट्रॉपिकल जोन की सारी विशेषताओं को जो अभी हमने पहले देखा था, एक जनरल डिविजनल अप्रोच में देखा था, वो सारे गुणधर्मों को ये पेटियां होल्ड करती हैं। उत्तरायण की अवस्था में, अर्थात यहीं पर ये कर्क रेखा बनेगी, ये बनेगी मकर रेखा बनेगी। तो उत्तरायण की स्थिति पर कर्क रेखा में सूर्य लंबवत चमकेगा, दक्षिणायन की स्थिति में मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। क्योंकि इस विषय को मैं और डिटेल में इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार जब हम लोग पढ़ेंगे, जब अक्षांशीय पेटियां, अक्षांशीय लाइन, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन चैप्टर में करेंगे, तो इनमें ज्यादा डिटेल अध्ययन करना उचित रहेगा। यहां पर टॉपिक डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आप समझ ले कि जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में जाएगा, तो इन स्थितियों में क्या होना चाहिए? ठंड होगी। तो वो ठंड की जो सर्वाधिक प्रभाविता है, वो कहां पर होगी? 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में। अब सूर्य अगर उत्तरायण की स्थिति में आ गया, तो उस उत्तरी यानी उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत 23.5 डिग्री तक ही जाती हैं। तो जब यहां तक जाएंगी, तो गर्मी की प्रभाविता यहां पर बढ़ जाएगी। तो ये क्षेत्र गर्मी से प्रभावित हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध पर ठंडी हो जाएगी। तो ये जो स्पष्ट मौसमी विभाजन है, ऋतुगत स्पष्ट विभाजन है, वो कहां पर प्राप्त होता है? इस ट्रॉपिकल जोन में। अगर मैं इस ट्रॉपिकल जोन की विशेषताओं को लिखना चाहूं, तो ट्रॉपिकल जोन में बताया कि नवीन विभाजन में 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच की स्थिति को हम लोग ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ऋतुगत स्पष्टीकरण, इसमें ऋतुगत स्पष्टीकरण है एक बात। अब स्टूडेंट ध्यान रखना,
जब मैंने आपको बताया कि सूर्य की स्थिति जब दक्षिणायन की होगी, अर्थात वो दक्षिणी गोलार्ध पर जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो मकर रेखा पर चमकता है सीधे। तो ये स्थिति क्या होती है? 22 से 23 दिसंबर के बीच की स्थिति। तो 22 से 23 दिसंबर की स्थिति में ये मकर रेखा पर आता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जब जिसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं और खिचड़ी का पर्व, उसको हम लोग 12 से 14 जनवरी के बीच में मनाते हैं, ये मुद्दा अलग है। लेकिन और प्रयागराज में कुंभ में स्नान हम लोग करते हैं, एक विशाल सांस्कृतिक धरोहर का आनंद उठाते हैं। लेकिन दरअसल मकर रेखा पर सूर्य की जो अवस्थिति है वो है 22 से 23 दिसंबर पर। लेकिन मकर रेखा पर जब ये आया तो कर्क रेखा की अवस्थिति क्या होगी? कर्क रेखा पर तापमान कम हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोगों का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल लगभग मिडिल क्षेत्र पर, और 8 प्रदेशों से होते हुए गुजरती है। ये भी एक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो आप तैयार करेंगे, ये आपका मुद्दा है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि अगर सूर्य की अवस्थिति मकर रेखा पर है इस समय, तो कर्क रेखा की स्थिति क्या होगी? निश्चित है कि कर्क रेखा पर शीतकालीन ऋतु होगी, शीतकालीन समय होगा। तो यहां पर ठंड है और यहाँ पर गर्मी है। फिर उत्तरायण हुआ तो यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध के इस क्षेत्र पर गर्मी बढ़ गई और यहाँ पर ठंडी हो गई। तो कहने का मतलब हम देखें अगर, तो जो वार्षिक तापांतर है वो भी ज्यादा है, वार्षिक तापांतर वो भी ज्यादा है। तो इस पेटी का, अर्थात जो हम 10 से 23 डिग्री को मान रहे हैं ओरिजिनल ट्रॉपिकल अकॉर्डिंग टू द न्यू डिवीजन ऑफ थर्मल बेल्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसके दूसरे वर्च्यू फीचर्स पर अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक वार्षिक और दैनिक तापांतर की स्थिति यहां पर बनती है। तो स्टूडेंट, इतनी चीजें हमने समझी। तो अब देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि ये जो क्षेत्र हैं, यही वो क्षेत्र हैं कि जहां पर पृथ्वी के सर्वाधिक तापमान पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं? अयन रेखाओं पर सर्वाधिक। तो ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में बाखूबी समझाया था कि सूर्य यद्यपि लंबवत चमकता है वर्षों भर भूमध्य रेखा पर, किंतु सर्वाधिक तापमान उस जगह पर नहीं प्राप्त होता, बल्कि 20 से 23 डिग्री के आसपास प्राप्त होता है, यानी अयनवर्ती क्षेत्र पर प्राप्त होता है। तो इस पेटी का एक गुणधर्म ये भी हो गया कि यहां पर सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होती है, यहां पर सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट, ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत इन तीनों पेटियों का जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं अगर आगे की बात करूं, तो 23.5 के बाद हम यहां पर एक और लाइन खींचते हैं और एक इधर भी हम लोग लाइन खींचते हैं, और इस लाइन की जो एंगुलर वैल्यू है वो हम देते हैं 66.5, और ये भी हमारा 66.5। तो स्टूडेंट, आपने जनरल डिविजनल अप्रोच में देखा कि इस पूरी पेटी का नाम हमने क्या रखा था? टेम्परेट जोन। लेकिन नवीन विभाजन कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि एक शब्द यहां पर दीजिए, उपोष्ण, अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हम क्या कहेंगे कि सब ट्रॉपिकल। इस यहां पर एक नाम दीजिए सब ट्रॉपिकल का। तो ये सब ट्रॉपिकल क्यों दिया गया और सब ट्रॉपिकल की विशेषताएं क्या हैं?
सब ट्रॉपिकल क्यों दिया गया, सब ट्रॉपिकल की विशेषताएं क्या हैं, इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि सूर्य की लंबवत किरणें इक्वेटोरियल रीजन पर लगभग पूरे साल बनी रहती हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति पर इन रेखाओं के पास सूर्य लंबवत चमकता है। अब आप कल्पना करो जरा थोड़ी देर के लिए कि जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जब सूर्य की किरणों की रेखा, सूर्य की किरणें हमारे कर्क रेखा पर लंबवत है, मान लीजिए उत्तरायण की स्थिति है और कर्क रेखा पर, तो ये कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत स्थिति कब होती है स्टूडेंट, इस बात को भी आप नोट कर लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है। तो ये होता है 21 जून, 21 जून की स्थिति यहां पर होती है। और ये है हमारी मकर रेखा। तो इस मकर रेखा में मैंने आपको क्या बताया कि 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जब उत्तरायण की स्थिति आएगी, उत्तरायण की, और यहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा, तो निश्चित रूप से सूर्य की किरणें जब यहां पर लंबवत हैं तो झुकी हुई इधर कुछ डिग्री तक झुकाव बनाएंगी और कुछ डिग्री तक इधर भी झुकाव बनाएंगी। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो इस जोन पर भी अपने ताप प्रभाविता को छोड़ेगा। इस जोन पर, यानी ये जो टेम्परेट जोन है, इस पर भी अपने तापमान की प्रभाविता को छोड़ेगा। तो दरअसल ये 45 डिग्री तक इसके तापमान का प्रभाव होगा। भले ही किरणें झुकी हुई अवस्था में हो, लेकिन प्रभाव तो होगा ही, प्रभाव तो होगा ही। तो जब प्रभाव होगा तो टेम्परेट जोन के इस रीजन को, जिसको कि हम लोग सब ट्रॉपिकल की संज्ञा देते हैं, तो इस सब ट्रॉपिकल के गुणधर्मों में पहली बात आपको समझ लेनी है वो क्या है कि इस सब ट्रॉपिकल में ठंड तो होगी, शीतकाल तो होगा ही, लेकिन शीतकाल के साथ गर्मी भी होगी, यानी ग्रीष्म काल भी होगा। दोनों साथ साथ होंगे, लेकिन फर्क क्या होगा कि चूंकि अब ध्यान रखना स्टूडेंट, फिर सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में चला आएगा, मकर रेखा तक चला आएगा। अब जब मकर रेखा पर आएगा तो इस रेखा तक क्या स्थिति बनती है, मैंने बताया ना कि 22 दिसंबर के आसपास यहां पर ठंड है। तो यहां पर ठंड है, लेकिन सूर्य तो आता ही है, लेकिन सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं, अत्यधिक उनमें झुकाव आ जाता है। इसलिए दिन तो निकलता ही है, धूप तो आती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए शीतकालीन अवस्था आती है। यही तो एक रीजन है। लेकिन इस क्षेत्र पर अगर देखा जाए, सूर्य की अवस्थिति अगर ये है, तो इन क्षेत्रों पर ठंड अधिक होगी। यहां पर तो ठंड ही है, अगर सूर्य दक्षिणायन में मकर रेखा पर है तो यहां पर इस रीजन में ठंड तो है ही है, लेकिन यहां पर ठंड और ज्यादा है, अर्थात शीतकाल अधिक होगा, लेकिन ग्रीष्म काल भी होगा। शीतकाल अधिक होगा, लेकिन ग्रीष्म काल भी होगा। तो दोनों की स्थिति होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि शीतकाल ग्रीष्म काल दोनों होंगे, किंतु शीतकाल में टेम्परेचर अत्यधिक गिर जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा गिर जाएगा इस रीजन की तुलना में। तो अब अगर इस रीजन की हम अवस्थिति को समझें, थोड़ी देर के लिए समझें, तो टेम्परेट जोन के अंतर्गत ये 23.5 से 45, अगर मैं एक यहां पर छोटी सी रेखा खींच दूं, 23.5 से लेके ये जो 45 डिग्री का बेल्ट है, ये दरअसल सच पूछिए तो मानवीय अधिवास, जीव जंतुओं के हैबिटाट के लिए बड़ा ही उत्तम मौसम देता है। क्यों, आप ऐसे देखें कि किसी भी जगह पर अगर ठंड की प्रभाविता ज्यादा हो तो आप उसको एक टेम्परेट वेदर कंडीशनिंग के अंतर्गत तो नहीं रख सकते, टेम्परेट वेदर कंडीशन के अंतर्गत नहीं रख सकते। लेकिन अगर थोड़ी गर्मी भी हो और थोड़ी ठंडी भी हो, थोड़ी गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, ये अलग बात है कि ठंडी के समय में
शीतकाल में ठंड ज्यादा हो लेकिन ग्रीष्म काल भी आए तो भी वो बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट, जब आप अपने ग्लोब में जाएंगे, अपने ग्लोब पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा चीन की जो अवस्थिति है, चीन की, चाइना की, मैं बताता हूं कि इस क्षेत्र के को सब ट्रॉपिकल कहे जाने पर, उपोष्ण कटिबंधीय कहे जाने पर जो विशेषताएं हैं वो किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं, वो उसको आप देखो कितना सुहावने ढंग से प्रभावित कर रही है। इसका परिणाम आप देखो कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है और 37.6 या 7 तक इसकी ऊपरी अवस्थिति हमारी इंडिया की है और 8.4 अक्षांश से नीचे इसकी अवस्था है। तो अब देखें 37.6 तक तो हमारा जाता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र जो इसका है, मुख्य क्षेत्र है हमारा, वो कर्क रेखा की ही बेल्ट पर आता है, ये 10 से 23.5 के बेल्ट पर। लेकिन जब चाइना को हम देखेंगे तो आपके 23.5 से 45 के बीच में, 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में चाइना का जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर कृषि अनुकूल परिस्थितियां भी हैं, मतलब अच्छा अधिवास है। और इसी पे बेल्ट पर अगर आप यूएसए को देखेंगे, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में यूएसए की अवस्थिति को भी अगर आप देखें तो आपको लगभग लगभग 30 से 45 डिग्री के बीच में ये अवस्थिति मिलेगी, किसकी, अमेरिका की। और अमेरिका में भी शीतकाल में ठंड ज्यादा हो जाती, टेम्परेचर अत्यधिक नीचे गिरता है, लेकिन ग्रीष्मकाल तो है, क्योंकि वहां पर भी आप देखें बराबर कृषि हो रही है, हर तरह की फसलें, हर तरह के फल, हर तरह के फूल उगाए जा रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के मामले में भी वो क्षेत्र काफी संपन्न है। चीन तो बहुत ही ज्यादा संपन्न है, देखा ही आपने, प्रथम स्थान होल्ड करके रखा है, दूसरे स्थान पर हम लोग हैं, हमारी भी उत्पादकता कम तो है नहीं। इसी तरह से अमेरिका की स्थिति आप देखें तो कहने का मतलब दरअसल ये जो टेम्परेट जोन में ये उपोष्ण कटिबंधीय डिवीजन किया गया, सब ट्रॉपिकल, ये बड़ा ही आनंददायक और सुहावना क्षेत्र होता है। इसलिए यहाँ पर मानव अधिवास भी बहुत बहुत ही उत्तम ढंग से स्थापित है, मानवीय अधिवास भी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगली जो ट्रॉपिकल जोन की जो पेटी रखी गई, दरअसल उसी को हम लोग टेम्परेट जोन की जो अगली पेटी है उसी को, पहले को तो सब ट्रॉपिकल नाम दे दिया गया, 23.5 से लेकर के 45 डिग्री या 45.5 या 46 डिग्री के आसपास की जो पेटी है उसका नामकरण दे दिया गया सब ट्रॉपिकल। और उसके बाद ये 45 से ये जो पेटी है 66 तक की, इसको क्या रखा गया, दरअसल इसको हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ये सच में जो नवीन डिवीजन है, नवीन विभाजन है, उसमें हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो शीतोष्ण किसमें बटा था, उपोष्ण और शीतोष्ण। तो ये जो शीतोष्ण है ये 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में है। यहां पर की स्थिति क्या है स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि शीत प्रभाविता अधिक होगी, ग्रीष्म प्रभाविता अर्थात ताप प्रभाविता कम होगी, होगी जरूर। अब ऐसे आप देखो 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री के बीच में आपका एक देश है कनाडा, जिसको कि पंजाब में कनेडा बोलते हैं, और कनेडा जाना वहां के लिए बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है, कनेडा जाना है। तो इस कनेडा की अवस्थिति भी क्या है, 45 से 60, और भी इसके ऊपर भी 60 डिग्री के भी ऊपर कनाडा विस्तारित है, लेकिन 45 से 60 डिग्री के बीच में जो अक्षांशीय विस्तार कनाडा का है वहां पर अत्यधिक मानव अधिवास पाया जाएगा, मानव अधिवास के अनुकूल परिस्थितियां वहां पर पाई जाएंगी। तो इसका मतलब कि उपोष्ण पेटी से ऊपर जाने पर शीतोष्ण पेटी आती है हमारी, उपोष्ण पेटी से शीतोष्ण पेटी आती है। तो शीतोष्ण पेटी मैंने पहले ही बताया, क्या लिखा है, शीत, तो शीत की प्रभाविता अधिक होगी, उष्ण की प्रभाविता अर्थात गर्मी की प्रभाविता कम होगी, लेकिन होगी। स्टूडेंट यहां पर ध्यान क्या रखना है कि लेकिन होगी। अब ऐसे आप समझ ले कि 60 तक तो मैंने कनाडा को बता दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके ग्लोब में एक जगह आपको मिलेगी आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी है रिज्वाविक।
तो आइसलैंड की राजधानी है रिज्वाविक। ये जो आइसलैंड पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर भी है, मानव है, और इसकी स्थिति क्या है, लगभग लगभग 66.5 डिग्री के आसपास, 66 या 66.5 डिग्री के आसपास ही रिज्वाविक की स्थिति बनती है। और रिज्वाविक के लिए कहा गया है कि जो मानव सभ्यता है उसकी सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी, ये प्रश्न बनता है। मानव सभ्यता का सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो वो रिज्वाविक बनती है। तो रिज्वाविक क्यों बनती है, इसका मतलब कि 66.5 डिग्री तक मानवीय अधिवास के अनुकूल सामान्यतः जलवायु दशा, तापमान की दशा बनी रहती है। तो 45 से 66 के बीच में जब हम जाएंगे तो यहां पर टेम्परेट जोन का दूसरा डिवीजन अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जाना जाएगा, किंतु वहां पर शीत प्रभाविता अधिक होगी, टेम्परेचर की प्रभाविता, ताप की प्रभाविता अत्यधिक कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र की अब स्थिति ये हो जाती है, लगभग लगभग 60 से 66 डिग्री के आसपास, अर्थात 45 से 66 डिग्री के आसपास आप ये कह सकते हैं कि दिन की अवधि अत्यधिक कम हो जाती है। इवन कि आप देखेंगे कि जो दिन की अवधि है, अब अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 12-12 घंटे होते हैं, लेकिन अपने यानी इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्थिति ये होती है कि यहां पर 2 घंटे का वेरिएशन आता रहता है, 1.5 से 2 घंटे का वेरिएशन होता है। गर्मी के दिन में जिस गोलार्ध पर सूर्य की अवस्थिति होगी वहां पर 14 और 10 का रेशियो हो जाता है, दिन 14 घंटे का हो जाएगा और रात 10 घंटे की हो जाएगी, ये वेरिएशंस होते हैं। अब अगर दूसरे गोलार्ध में, उसके विपरीत गोलार्ध में सूर्य चला जाए तो दिन की अवस्थिति 10 घंटे की हो जाएगी और रात की अवस्थिति 14 घंटे की हो जाएगी। लेकिन 45 से 66 डिग्री की जो पेटी है, इसकी स्थिति क्या होती है कि 5 से 6 घंटे का दिन हो पाता है, 5 से 6, कभी कभी 7 घंटे का भी, और ज्यादातर उसके बाद फिर तुरंत शाम ढलने लगेगी, फिर रात हो जाएगी। तो एक बात, दिन की अवधि यहां पर क्या होगी, कम होगी, शीत प्रभाविता अधिक होगी, ताप प्रभाविता कम होगी। किस जगह पर, इस जगह पर। तो इस तरह से ये टेम्परेट जोन नवीन परिकल्पना में जलवायु और बायोम आधार पर 2 भागों में, उपोष्ण और शीतोष्ण, इन 2 भागों में बटा। फिर हम देखते हैं कि इस 66 के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारा पोलर रीजन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सामान्य विभाजन के तहत शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसके लिए हम लोग फ्रिजिड जोन नाम दे देते हैं। अब हम देखें कि आधुनिक विभाजन पद्धति में इसकी क्या दशा दिशा होगी। तो अब स्टूडेंट इस बात को आप समझे कि इसको एक शब्द दिया गया, मैंने आपको बताया कि टैगा, फिर एक शब्द दिया गया टुंड्रा, फिर एक शब्द दिया गया ध्रुव। तो जो टैगा है, वो टैगा की स्थिति मैंने आपको बताई कि 66.5 से 70 से 75, लेकिन इसमें 75 डिग्री तक लिया जाता है। इस 75 डिग्री की स्थिति क्या होती है स्टूडेंट, यहां पर समझे कि मानवीय अधिवास कम से कम हो जाता है, एस्किमो जैसी विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो इस परिस्थिति में सरवाइव कर सके। तो यहां पर दिन तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, 2 से 3 घंटे का दिन होता है, शाम होगी फिर रात की अधिकता अधिक होगी, शीत बहुत ज्यादा होती है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी प्राप्त होने की वजह से क्या होता है कि कॉनिफेरस जैसे वेजिटेशंस पाए जाते हैं, कॉनिफेरस वेजिटेशंस यहां पर पाए जाएंगे। ये बायोम का हिस्सा है, लेकिन मैं यहां पर आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नवीन संकल्पना विभाजन में इसको टैगा दिया गया। ये टैगा अर्थात ये 66.5 से 75 डिग्री की पेटी में जंतु और वनस्पतियों के अनुकूल थोड़ी सी दशाएं पाई जाती है। तो रेंडियर और कैराबाऊ जैसे यहाँ पर जीव भी पाए जाएंगे, लेकिन वो वायोम का हिस्सा है, जब मैं वहां पर डिस्कशन करूंगा तो उसको डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है टुंड्रा। तो ये 75 से लगभग 75 से लेकर के
85। मैं लगभग लगा रहा हूं क्योंकि अदर सोर्सेस में आपको भिन्नता मिलेगी, लेकिन एक निश्चित एनालिसिस के बाद और एक निश्चित प्रामाणिकता के बाद इन डिग्रीज को मैं यूज कर रहा हूं, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये 75 से 85 डिग्री के बीच की जो पेटी है, ये हमारी, इसको हम लोग टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं, टुंड्रा। अब इस टुंड्रा प्रदेश की स्थिति ये होती है कि यहाँ पर वनस्पतियों के अनुकूल बिल्कुल दशा नहीं होती, मानवीय अधिवास भी लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पादप, कुछ लाइकेन जैसे और कुछ छोटे मोटे पादप यहाँ पर जन्म लेते हैं, शैवाल टाइप के, ग्रीन एल्गीज टाइप के कुछ यहाँ पर पादप होते हैं, लेकिन ट्री कैनोपीज और मानवीय अधिवास ना के बराबर पाया जाता है। और इसके बाद 85 से 90 डिग्री के बीच की जो हमारी ये पेटी है, ये हमारा ध्रुवीय, यही चित्रांकन दक्षिणी ध्रुव में भी करना होगा स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। तो ये 90 डिग्री की अवस्थिति ये होती है कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सूर्य को अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूं सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य से निकलने वाली किरणों का झुकाव लगभग लंबवत हो जाएगा, और इतना लंबवत हो जाएगा कि वहां पर उस ताप प्रभाविता लगभग शून्य हो जाएगी, ताप प्रभाविता लगभग शून्य हो जाएगी। तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि बृहद हिमटोपियां यहां पर होंगी, बृहद हिमटोपियां, स्नो कवर्स जबरदस्त मात्रा में यहां पर मिलेगा, और सूर्य की किरणें ना के बराबर वहां पहुंचती हैं। तो इसकी स्थिति क्या होती है? चूंकि ये झुकाव लिए हुए है और अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट पर झुक के सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, तो इस वजह से यहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। अब ध्यान रखें कि ये अगर झुकाव और रोटेशन रेवोल्यूशन ना हो तो 6 महीने का दिन भी नहीं होगा। हाँ, वहां पर रात ही रात होगी। क्यों? क्योंकि किरणें वहां पर ना के बराबर पहुंच पाती हैं, सूर्य की किरणों की कोई प्रभाविता नहीं है पोल पर। क्योंकि पृथ्वी, परमात्मा एक ऐसा आर्किटेक्ट है कि उसने इस पूरे एंगुलर सिस्टम को अच्छे से प्लेसमेंट दिया है, जिसकी वजह से ये 6 महीने कम से कम यहाँ पर रात होती है और 6 महीने का यहाँ पर दिन। तो इस बात को समझ सकते हैं कि कुंभकर्ण की सबसे उत्तम जगह यही रही होगी, कुंभकर्ण का राज्य यही रहा होगा। और ऐसी स्थिति में क्योंकि 6 महीने जागता और सोता था, तो इस तरह से नवीन परिकल्पना के आधार पर यह विभाजन हुआ। इस तरह से स्टूडेंट, नवीन परिकल्पना के आधार पर यह विभाजन हमने अपने ताप पेटियों का देखा, और इसी ताप पेटियों के इस विभाजन को हम लोग प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज भी आपने सीखा। से आज की क्लास समाप्त होती है स्टूडेंट। थैंक यू।